बचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। अब नहीं है हिचकिचाना, मन के स्वास्थ्य पर है ध्यान लगाना। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। मन की सेहत भी है जरूरी, काउंसलर से फिर क्यों दूरी। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। चलो अब अपना फोन उठाओ, मनोदर्पण पर कॉल लगाओ। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने, 844-844-0632। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 और 11। और इसके अलावा आप हमसे जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, जो है NCERT ऑफिशियल और NCERT पीएम ई विद्या क्लास नंबर 6 और 11। इन तमाम माध्यमों पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस विशेष सत्र में, जिसका नाम है मनोदर्पण परिचर्चा। और इससे पहले कि हम इस सत्र के बारे में जानें, डिटेल में बातचीत करें, उससे पहले हम आपको परिचर्चा सत्र के बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सहयोग और परिचर्चा सत्र हमारे दो विशेष सत्र हैं, जो कि शिक्षा मंत्रालय की बेहतरीन पहल मनोदर्पण के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आते हैं, जिसमें पूरा प्रयास किया जाता है कि देश भर के छात्रों को, उनके अभिभावकों को और शिक्षकों को साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। इन सत्रों में हम बच्चों के मेंटल वेलबींग पर बात करते हैं और आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आज का विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम बात करने वाले हैं इंडिजिनस प्रैक्टिसेस ऑफ मेंटल वेलबींग। हम 21वीं सदी में हैं, इसे तकनीक की सदी भी कहा जाता है और आज हम शारीरिक स्तर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत बात करते हैं और बहुत ध्यान देते हैं। और जब भी हम अपने गौरवशाली इतिहास और विरासत पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि हमारी प्राचीन शिक्षा शुरू से ही मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत जोर देती है। इसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं आज। और इसके साथ साथ ना केवल इन बातों पर इनके साथ साथ हम और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डालेंगे और हम आज ये भी जानने वाले हैं कि किस तरह से कला छात्रों को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है, या फिर स्कूल और शिक्षकों की क्या भूमिका होती है जब हम बच्चों के मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। ये और काफ़ी कुछ जानेंगे। हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का परिचय करवाना चाहेंगे और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे पैनलिस्ट और एक्सपर्ट, जो हैं श्री आनंद राव वी पाटिल सर। आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं PMPAY एंड डिजिटल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी कुछ ही समय में। और हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे अपने बाकी एक्सपर्ट से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल, आप इंचार्ज हैं मनोदर्पण सेल के, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन NCERT नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि मैम जो हैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स NCERT नई दिल्ली से। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, और आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और इंचार्ज हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड लाइफ स्किल प्रमोशन नई दिल्ली से। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अनीता शर्मा, आप फॉर्मर प्रिंसिपल हैं ST पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर और मैम। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतांजलि कुमार, आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं आकार काउंसलिंग और वेलनेस सेंटर दिल्ली से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है गीतांजलि मैम। और आप हमारे सभी पैनलिस्ट से मिल चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी सभी बातें, अपनी क्वेरीज, कोई पर्सनल आप एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें, हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800-440-559। बच्चों, अगर कोई ऐसी बात है जो आपके मन में है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मनोदर्पण काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 8448440632। और अगर आप मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जिस पर आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है www.manodarpan.education.gov.in।
आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से भी। हमारे आप फेसबुक के ऑफिशियल पेज NCERT पर जाकर भी हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। और यूट्यूब चैनल्स हैं ही जिनसे आप जुड़ सकते हैं। बहुत आसान है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ना। आपको लाइव चैट बॉक्स में जाना है, अपना कमेंट ड्रॉप करना है। आप जैसे ही कमेंट ड्रॉप करेंगे आपकी बात तुरंत हमारे एक्सपर्ट तक पहुंच जाएगी। और हम चाहते हैं चाहे आप छात्र हों, स्टूडेंट्स हों, आप उनके पेरेंट्स हों, अभिभावक हों या फिर टीचर्स हों, आप जो भी बात हमारे इस टॉपिक से जुड़ी ही कहना चाहते हैं आप हमसे ज़रूर कहें और हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने। तो यहाँ पर हम विनोद सर आपके पास आएंगे और हम चाहेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं हम मेंटल वेलबींग के लिए। तो आप कृपया हमारे सभी दर्शकों को इस इंडिजिनस प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताएं। प्लीज़ ये टॉपिक भी एक्सप्लेन करें सर। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिजिनस प्रैक्टिसेस की, तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं। और जब हम बात करते हैं अपने भारतवर्ष की, तो हमारे यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की जो स्वदेशी परंपराएं हैं, स्वदेशी प्रथाएं हैं, उनकी बात हम करेंगे। जैसे अभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बात कही गई है कि आर्ट इंटीग्रेशन की बात कही गई है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन की बात कही गई है, अन्य प्रकार के इंटीग्रेशन की बात कही गई है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम अधिकतर जो बात करेंगे कि जैसे हमारे यहाँ वेद में कहा गया है, पुराण में कहा गया है, योग में हमारे कहा गया है, मेडिटेशन की हमारे यहाँ बात कही गई है, अन्य प्रकार के जो हमारी अपनी स्वदेशी जो प्रथाएं या परंपराएं रही हैं मानसिक स्वास्थ्य को डील करने की, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी हमारा मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह गया है, पिछले सप्ताह ही हमारे यहाँ 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया है, जिसमें 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो उसमें जितने भी प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग प्रकार की, वो सारी प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं। तो आज इस सत्र में हम इसी प्रकार की बातें करने जाएंगे। साथ हैं हम जितेंद्र सर, आपके पास आना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की, तो व्हाट इज़ द न्यूअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल एजुकेशन? क्या चीज़ें हैं, आप प्लीज़ हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं सर। जितेंद्र सर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मनोवृत्ति और मनोदिशा जो है वो पहली बार नहीं है कि जैसा शमाल साहब ने बताया कि NEP 2020 पहली बार ये लेके आया है। ये इस बात का समर्थन है, एक स्मारक है कि प्राचीन समय से कहीं ना कहीं हमारी मनोबल की बातें जो हैं हमारे विकसित जीवन से एक बाल विकास के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि अब शिक्षा प्राप्त करना, साक्षरता प्राप्त करना और संपूर्ण विकास करना, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट, इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड विद ऑल फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। अभी हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, ऑल फैकल्टीज इंप्लाइंग, जब एक ग्रोइंग माइंड जब स्कूल जाता है, एक बच्चा जब कदम रखता है और वो शिक्षा का भागीदार होता है, शिक्षा यानी कि लिखत पढ़त ही नहीं, अब इसका विकास जो है वो उसके फीलिंग्स का, उसके थिंकिंग कैपेसिटी का, उसके शारीरिक बल का, उसके मनोबल का और आने वाले समय में सामाजिक बल का, आध्यात्मिक बल का, ये सब बातें एक 360 डिग्री डेवलपमेंट में जोड़ दी गई हैं। और वो तब मुमकिन है जब इतना विशाल, इतना बेहतरीन हमारी शिक्षा प्रणाली जो है हमारे देश की, जब एक बालक को एक फ्यूचर ऑफ द नेशन, एक नेशन आने वाले समय का एक प्रतीक समझता है, तभी जाके ये बातों का प्रोसेसिंग अच्छी तरीके से होगा। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संपूर्ण विकास जो है यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पहले भी प्राचीन तरीके से इंडिजिनस मेथड से आयुर्वेदा में और गुरुकुल शिक्षा में भी था, लेकिन जैसे समय बढ़ता गया, आप जानते हैं हजारों साल से नीति जो है, विकास जो है, एक शिक्षा प्रणाली है, उसका महत्व कहीं ना कहीं पीछे रह गया। अब एक हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, हम एक संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं, कंप्लीट होलिस्टिक ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हमें स्कूल एजुकेशन में अंडरस्टूड है कि मेंटल वेलबींग को, साइको सोशल कॉम्पिटेंसी को, सोशल इमोशनल लर्निंग को, तीनों को क्लासरूम के वातावरण में, स्कूल के वातावरण में, किसी भी विद्यालय और उच्च विद्यालय के वातावरण में इंटीग्रेट करना, इंक्लूसिव लेके चलना और पेडागॉजी में लाना जरूरी होगा।
तो ये तो तमाम बातें रहीं जो आप सभी के लिए है बच्चों, और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को बता दें, और बहुत ही हर्ष से हम ये बात आप सभी को बता रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट जिनकी हम बात कर रहे थे। और हम आपको बताएं कि अपने हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं श्री आनंद राव पाटिल सर। आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं PMPY एंड डिजिटल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। और यहाँ पर हम सभी से एक बार फिर से कहना चाहेंगे अपने देखने वालों से कि हम चाहते हैं कि आप अपने सभी बातें, क्वेरीज़, फीडबैक्स हम तक पहुँचाएँ, अपने प्रश्न आप हम तक पहुँचाएँ। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8800-440-559 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस ऑफ मेंटल वेलबींग पे हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने आपको बताया कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं हमारी प्राचीन शिक्षा का हिस्सा रही हैं, ऐसी प्रथाएं रही हैं जिन पे शुरू से ही जोर दिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य बच्चों का अच्छा रहे, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हम पाटिल सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि हमारा विषय इतना इंटरेस्टिंग है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि PMPY जो कार्य कर रहा है पोषण योजना, उसके बारे में आप कृपया बताएँ सर। धन्यवाद मैम। यानी मेरा आप सबको प्रणाम। PM पोषण स्कीम जो पहले मिड डे मील स्कीम के नाम से जानी जाती थी, अभी भारत के 10,35,000 स्कूलों में चल रही है। तकरीबन 11 करोड़ बच्चे इसमें शामिल हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। ये योजना जो है सारे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में चल रही है और 8वीं कक्षा के बच्चों तक चलती है। इसमें एडिशनली कुछ राज्य जो है अपना ब्रेकफास्ट स्कीम भी लेके आए हैं और बच्चों को ब्रेकफास्ट भी देते हैं। इस स्कीम के द्वारा जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे हम लोग एडिशनल सप्लीमेंट्स भी देने की कोशिश करें। एक तो राइस, व्हीट और बाकी वेजिटेबल्स, उसके साथ एडिशनल सप्लीमेंट जैसे चिक्की है, रागी माल्ट है और फ्रेश फ्रूट्स है, ये भी देने की कोशिश होते हैं। अभी PM पोषण स्कीम बहुत अच्छी तरीके से लोगों के स्टूडेंट्स के पास पहुंची है। इसमें एडिशनल फीचर्स मैं बताना चाहूँगा सारे जो प्रेक्षक हैं उनके लिए कि तिथि भोजन करके स्कीम है जिसमें वी वांट पीपल टू ज्वाइन। एक्चुअली जन भागीदारी इसमें अपेक्षित है और लास्ट 1 साल में अगर हम देखेंगे तो कुछ करोड़ स्कूल बच्चों ने तिथि भोजन का लाभ उठाया। किसी का बर्थडे हो, किसी के घर में कोई अच्छा कार्य हो या कोई भी दिन हम सेलिब्रेट करें तो बच्चों के लिए एडिशनल फूड जो जंक फूड नहीं है, जो न्यूट्रिशियस फूड है, उसको स्कूलों में लोगों द्वारा, पब्लिक द्वारा दिया जाता है। पेरेंट्स देते हैं, टीचर्स देते हैं और एक अच्छी पहल ये हुई है और तकरीबन सारे स्कूलों में इसका काम चल रहा है। इन एडिशन टू दैट हमारा एक इम्पॉर्टेंट और एक एस्पेक्ट है जो है स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तकरीबन 6,50,000 स्कूलों में भारत के स्कूलों ने परस बाग या स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन का निर्माण किया है और मेंटल वेलबींग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, इसको जेन जी हम बोलते हैं, उनके लिए स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। जी, तो बिल्कुल बच्चों के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं विनोद जी, सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप बड़ा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप विस्तार से और बता दें तो हमारे दर्शकों को बड़ा लाभ होगा। PM पोषण स्कीम के अंदर हम लोग एक हेल्थ चेकअप भी करते हैं जो RBS के जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा किया जाता है और इसमें तकरीबन सारे स्कूलों में स्पेशल डॉक्टर्स की टीम जाती है, मोबाइल टीम जाती है और उसके द्वारा हेल्थ चेकअप होता है। जहाँ एडिशनल ज़रूरत है वहाँ पे बच्चों को कंसर्न गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे रेफर किया जाता है। दूसरा एक एडिशनल फीचर ये भी है कि आयरन टैबलेट्स दिए जाते हैं। हर हफ्ते आयरन टैबलेट दिया जाता है। जैसे एनीमिक बच्चे हैं जिनकी वेट कम है, उनके लिए बहुत ज़रूरी पोषण ज़रूरी है, तो वो टैबलेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं और टीचर्स बच्चों को देते हैं। जैसे वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, इस तरीके से एक अपॉइंटेड डे पे दिया जाता है। दूसरा है कि डीवार्मिंग टैबलेट्स, जो बहुत ज़रूरी है मेंटल वेलबींग के लिए, हेल्थ अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। और डीवार्मिंग का नॉट ओनली फॉर
डीवार्मिंग, इट इज़ कि लर्निंग आउटकम्स इससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। कोई स्टडी बताता है कि 20-30% तक जो है हमारे लर्निंग आउटकम्स बढ़ जाते हैं। तो अगर इतना अच्छा है तो 2 साल में 2 बार मतलब 6 महीने के इंटरवल से डीवार्मिंग टैबलेट दिया जाता है। इन एडिशन टू दिस अगर हम देखेंगे कि सुबह जब मतलब दोपहर में जब खाना खिलाया जाता है तो लोग प्रेयर्स करते हैं, बच्चे बैठ के प्रेयर्स करते हैं और उसके बाद खाते हैं। सारे बच्चे इकट्ठा बैठ के खाते हैं। सो ऑल कास्ट क्रीड के बच्चे इकट्ठा बैठ के खाना खाते हैं। इवन कुछ स्कूलों में जहाँ पे बच्चे अपना घर से खाना लेके आते हैं वो भी साथ में बैठ के खाते हैं। तो इक्वालिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, शेयरिंग है। मैंने कुछ स्कूलों में देखा कि बच्चे एक ही प्लेट में 2-2 बच्चे अपना खाना खाते होते, हम फ्रेंड्स हैं तो हम इकट्ठा खाना खाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर, ये बहुत अच्छे अनुभव आपने बताए और इन अनुभवों से जैसे हम देख पा रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे का शेयर करते हैं, तो इससे सोशलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है और सोशलाइजेशन अपने आप में एक दूसरे के साथ वेंटिलेट भी करते हैं, एक दूसरे की दोस्ती भी होती है विद्यार्थियों में। तो एक बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा सर आप तो बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो इसके आगे भी थोड़ा अगर आप विस्तार से बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बड़ा फ़ायदा होगा इसका। हम मैडम हमारे साथ है जोशना जी, तो कला उत्सव के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो इस शिक्षा मंत्रालय का बहुत इम्पोर्टेंट हमारी स्कीम है या प्रोग्राम है। 10 साल से हम इसे चला रहे हैं और अभी 11वां जो है कला उत्सव होने जा रहा है। तो कला उत्सव में क्योंकि स्कूलों से लेके मतलब गांव के स्कूलों से लेके जिलों तक आते हैं बच्चे, फिर वहाँ से स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता है, फिर वहाँ से हमारा नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है। पिछले साल हमने इसी जनवरी में हमने भोपाल में एक कंपटीशन किए थे। तो इसमें बच्चों का जो टैलेंट है उसको देखा जाता है। सिंगिंग हो, डांस हो, फोक डांस हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आती है। और बच्चे जो है कि इसमें उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, उनकी हॉबीज़ के भी डेवलपमेंट है, और दूसरा कि एक टीम वर्क होता है इसमें। लोग बच्चे जो है कि रियाज़ करते हैं और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस जैसे बोला जाता है, तो बच्चे कहीं और न चले जाए। तो भरतनाट्यम मान लीजिएगा, तो इसकी हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सिंगिंग की हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कि एक हॉबी डेवलप करना ज़रूरी है। बच्चे इसी तरीके से एक अच्छी हॉबी जो आर्ट फॉर्म है उसको डेवलप करें और उसके लगातार उसके बारे में काम करते रहे। हम लोग इस साल जो है एडिशनल आर्ट फॉर्म्स लेके आ रहे हैं। तकरीबन 1200 बच्चों का हम लोग, मुझे लगता है कि भारत के प्रतियोगिता में लोग बच्चे शामिल होंगे और एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता बन जाती है इसमें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जोशना जी को कि इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका। कला उत्सव एक ऐसी अनूठी पहल है शिक्षा मंत्रालय की, जो जैसा सर ने बताया 10 साल से हम करते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों। और ऐसा होता भी है क्योंकि हर बच्चे में टैलेंट है, हर बच्चा अपने आप में बहुत कुछ कर सकता है। तो इसको लेकर के हमने बहुत सारे हर साल कुछ नए, जैसे पिछले साल से हमने ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग भी ऐड किया, इसमें एक कंपटीशन का कैटेगरी बनाई। तो इससे क्या होता है कि स्कूल से लेकर के, और बच्चे क्या है कि सेकेंडरी के लिए है, वैसे तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए है, बट शुरू से अवेयरनेस जब स्कूल में आती है तो बच्चे उसके लिए कोशिश में लग जा रहे हैं। तो अभी ऐसा भी देखने में आया है कि 8th 9th से जो है बच्चे और पहले से ही उस जाने लगते हैं, उसको प्रैक्टिस करना और ये करना। आपने सर बहुत सही कहा कि एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चे किसी चीज़ में, स्पेशली कला में एंगेज होते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उसको में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और मेंटल वेलबींग तो ऑफ कोर्स उससे बहुत आता है, क्योंकि बच्चों के पास फिर कुछ और ज़्यादा इधर उधर जाने का वो नहीं रहता। दे आर वेरी फोकस्ड कि हमको इसको अचीव करना है। और हमारे परंपराओं में भी भारत के इस चीज़ देखा जाए तो शुरू से ही कलाओं का बहुत महत्व रहा है। और NEP 2020 ने भी, जैसा कि शनवाल जी सर ने कहा कि 2020 में बहुत इसको अहमियत दी गई है। और एक हॉबी के पहले वाली जो स्टेज है कि बच्चों को एक्सपोजर हो गया, तो ये शुरू से ही फाउंडेशनल स्टेज से आर्ट इंटीग्रेशन को काफ़ी महत्व दिया गया है। और 3rd grade 3 से लेके और 10वीं तक के एक
अनिवार्य विषय के रूप में अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके लिए हम लोग पाठ्य पुस्तकें भी बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे अलग अलग विधाओं से एक्सपोज होंगे और फिर वो अपनी रुचि के हिसाब से अपने टैलेंट को नर्चर करेंगे और उसको फिर एक लाइफ लॉन्ग हॉबी बन सकती है। तो इससे बहुत सारी क्रिएटिविटी जो है हरदम पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। तो बच्चे क्रिएटिव होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उसमें एंगेज होंगे, तो वो नेचुरली पॉजिटिव होंगे और उनके पास फिर बाकी तरह के उसमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये है कला उत्सव में हम हर साल करते हैं, जैसा सर ने बताया कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल, स्कूल से डिस्ट्रिक्ट लेवल आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट में आते हैं। हर स्टेट के जो बेस्ट बच्चे होते हैं फर्स्ट आने वाले, वो हमारे पास 36 हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे जो बेस्ट होते हैं हर विधा में, वो आते हैं। इससे जो फ़ायदे तो बहुत से हैं, पर जो एक मेन इनका ये रहता है कि जब एक कैंप मोड में होता है, सारे बच्चे एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट हमारी है, जब एक जगह इकट्ठा होते हैं वो एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, दे आर फुली एंगेज्ड। उन दिनों में, उन 5-7 दिनों में उनको और कुछ भी नहीं वो होता है समझ में, बस वो उसमें इतनी खुशी, क्योंकि मेंटल वेलबीइंग का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि बच्चे आनंद की अनुभूति करें। आनंदमय कोश की भी बात हमारे पंचकोशी विद्या में कही गई है। तो अल्टीमेटली इससे क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होता ही है, बच्चों का इनर सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है। तो पर्सनालिटी तो एक फिजिकल ये हुआ, बट इनर सेल्फ जब तभी डेवलप होता है और उसकी वेलबीइंग होती है जब वो उसको दूसरे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे ले आते हैं, उनकी एक सेंसिटिविटी डेवलप होती है। तो बहुत सारे उनके अंदर इस तरह से, तो सोशियो पर्सनल स्किल जिसकी बात हुई वो कला उत्सव में बहुत देखने को मिलती है। बच्चे अपनी भाषा में, मतलब वो किस भाषा से आए हैं, किस प्रदेश से आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो सब कुछ भूल करके एक दूसरे से ऐसे मिलजुल जाते हैं कि मतलब आखिरी दिन तो ये होता है कि वो कहते हैं कि इसको और बढ़ा दीजिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो बच्चे एंजॉय करते हैं। तो ये जो एंजॉयमेंट की बात है, जॉयफुल लर्निंग की बात तो है ही, इससे कला से उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती है, बहुत सारे सेट ऑफ स्किल्स डेवलप होते हैं जो दे आर प्रोफेशनल एज वेल एज सोशियो पर्सनल स्किल्स, जिनकी की मैं अगर बात धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छी चर्चा की। अब मैं दर्शकों को एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जैसे आपने मैडम पंचकोश की बात कही, तो हमारे यहाँ जैसे मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के लिए एक पत्र शिक्षा मंत्रालय से जारी होता है, जो इस बार पाटिल सर के ऑफिस से ही जारी हुआ था। उसमें भी पंचकोश के बारे में चर्चा की गई थी और सर ने 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में पूरा जो मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह था उसके बारे में भी विद्यार्थियों के बहुत सारे अनुभव हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके कुछ अनुभव, जैसे आप बहुत सारे विद्यालयों में गए हैं और पूरे देश भर में इसको मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह को बहुत अच्छे से मनाया गया है, और खास करके 10 अक्टूबर को हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, उसका भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। तो आपके तो बहुत सारे अनुभव होंगे, तो कुछ अनुभव अगर आप विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहें। थैंक यू सर। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जब 10 तारीख को हमारा मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेशन था, तो मैं केंद्रीय विद्यालय यहाँ के राष्ट्रपति भवन में गए थे और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति वहाँ पे। बच्चे इतने खुश थे और इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे इन एक सप्ताह में। जैसे शुरू में बच्चों ने दिखाया कि वो कौन कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बच्चे ये रस्किन बॉन्ड है या इस तरीके से अच्छे अच्छे ऑथर्स के बुक पढ़ रहे हैं, कोई पोएम पढ़ रहा है, कोई प्रोज पढ़ रहा है, और उसके बाद उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया कि योगा के बारे में कि कैसे किस तरीके से बच्चे योगा कर रहे हैं, वो भी न्यू टेक्निक के साथ म्यूजिक लगा के, और अकेले नहीं, वो इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग आसनास कर रहे हैं, अलग अलग कवायद जैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। उसके बाद उन्होंने हमें ये भी दिखाया, अभी थे विनोद जी वहाँ पे, एक ड्रामा, उन्होंने इतना अच्छा ड्रामा पेश किया जो 3rd जेंडर के बारे में था। तो 6-7 बच्चे इकट्ठा होके कुछ ही 2-3 दिन के अंदर उन्होंने वो ड्रामा
बनाया था, उसकी प्रैक्टिस की थी और वो हमें दिखाया वहाँ पे। तो दे आर अमेजिंग एक्टर्स एक्चुअली। 3-4 बच्चियाँ थी, 2-3 बच्चे थे उसमें, तो दे आर अमेजिंग एक्टर। तो ये जैसे ज्योत्सना जी ने भी कहा कि जिसमें आपको आनंद आता है, ऐसे अगर चीज़ करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होती है। और वो मैंने उन बच्चों के चेहरे पे देखा कि वो कितने खुश थे उस समय पे, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इशू को लेके उसको दर्शा रहे थे वहाँ पे। और हम लोगों को विवश कर रहे थे कि हम इसके ऊपर चर्चा करें, विचार विमर्श करें और लोगों में जागृति पैदा करें। उसके बाद बच्चों ने डांस भी किया वहाँ पे। कुछ बच्चों ने अलग अलग डांस फॉर्म में से एक्सरसाइज, तो वो भी उन्होंने दिखाया, कराया। वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि स्पोर्ट्स का कुछ कंपटीशन चल रहा था, KVS का, केंद्रीय विद्यालय का अंडर 14 क्रिकेट टीम की मैच भी वहाँ पे चल रही थी। तो बच्चे स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कि हमें हर एक बच्चे में 1 या 2 हॉबीज़ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है बच्चे, ताकि कोई टेंशन न ले और उनका कोई समय खाली न रहे और डिसिप्लिन आए। जैसे सोशल ने फिर कहा कि बच्चे जब कुछ सीखते हैं, करते हैं, तो एक डिसिप्लिन होनी ज़रूरी है। और डिसिप्लिन सीखते हैं कि 4 बजे जाके 4 से 5 बजे उनको प्रैक्टिस करनी है, सुबह जल्दी उठ कर उनको रियाज़ करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ डाइट भी सीखते हैं कि कुछ इधर उधर का ना खाए, खुद की तबीयत का ख्याल रखे, ताकि वो मैच जब होता है तो वहाँ पे फिट रहे और वहाँ जाके अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाए। तो केंद्रीय विद्यालय में तो हमारा बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। वहाँ के जो प्राचार्य HM मैडम थी और वहाँ के जो टीचर्स थे बहुत ही इन्वॉल्व थे, बच्चे बहुत ब्राइट थे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उसके उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने उसके रिप्लाईज मुझे दिए। और वहाँ पे ये भी मैंने देखा कि मनोदर्पण सेल जो हमारा यहाँ पे NCERT में है, जी सर, तो हमारे काउंसिलर्स ने जाके बच्चों के साथ वहाँ पे संवाद किया। उन्होंने जो इनिशिएटिव्स यहाँ से लिए जाते हैं उसके बारे में बताया। जैसे कि मनोदर्पण की एक हेल्पलाइन है 8448440632, तो इसके बारे में बताया बच्चों को। तो कुछ बच्चों ने तो उसका यूज़ भी किया था, तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि हमने उसका यूज़ किया है और हमें बहुत अच्छे मार्गदर्शन वहाँ पे मिल रहा है, अच्छे गाइडेंस वहाँ पे हो रही है। तो एक बहुत अच्छी पहल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हो रही है। और मेरा रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स को अगेन एंड फॉर ऑल द टीचर्स कि इसके बारे में बता दीजिएगा कि मनोदर्पण सेल है, एक अच्छी हेल्पलाइन चल रही है 844, अगर मैं रिपीट करना चाहूँगा 8448440632। तो इसका यूज़ कर लीजिएगा जब भी आपको कुछ टेंशन लगता है, जब भी आपको लगता है कि कोई प्रेशर आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे, ताकि बच्चों को थोड़ा टेंशन हो जाए तो बड़ी दिक्कत लगती है। तो मनोदर्पण का एक बहुत अच्छा पहल है कि लेट्स टॉक। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स को बच्चों को बोलना चाहिए कि लेट्स टॉक। हमें टीचर्स को बच्चों को बोलना चाहिए कि आप आज गुमसुम क्यों है, आपकी बात क्यों नहीं कर रहे, टेंशन में लग रहे, बताओ क्या बात है। और इस तरीके से सेफ प्लेसेस हमें बिल्ड करने पड़ेंगे। जो हमारे स्कूलों में जो अनसेफ प्लेसेस उसको निकालना पड़ेगा। बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हम कुछ भी बात हमारे टीचर्स को बता सकते हैं, हम कुछ भी बात जो है हमारे पेरेंट्स को बता सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा विनोद जी को और उनकी पूरी टीम को कि इस साल जो है ये मेंटल वीक जो है बहुत सारे स्कूलों ने मनाया। इसकी बहुत 2-3 महीने से शुरुआत उन्होंने की थी विनोद जी के नेतृत्व में, और हम सारे स्कूलों तक पहुंच गए थे। और हर एक स्कूल ने कुछ न कुछ किया। कहीं कंपटीशन, उसमें उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन किए, कहीं ओरेटरी कंपटीशन हुई, कहीं पे कुछ और तरीके से उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल टेंशन को निकाल के उसका जो अच्छा एक सुदृढ़ मानसिकता बननी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा प्रयास रहा। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट NCERT, विनोद जी और सारे जो हमारे टीचर्स हैं, सारे जो राज्य हैं, उनको सबको मैं सराहना करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग दिस मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेल बीइंग वेरी वेल। और मैं चाहूँगा कि ये इस हफ्ते के लिए ना रहे, हमें हर स्कूल डे जो आता है तो इसके हमें रिपीट करना चाहिए। और टीचर्स को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप वहाँ पे सिर्फ टीचर बन के नहीं जा रहे, नॉलेज देने के लिए नहीं जा रहे, अब बच्चों में देख रहे हैं कि क्या स्पार्क है, क्या टैलेंट है, और उसको बढ़ावा देना है। और जैसे बच्चे की एनर्जी कम हो रही है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में खुल के बात करना ज़रूरी है, उनको कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे काउंसिलर्स भी देखे जो केंद्रीय विद्यालय में, तो बच्चे ने मुझे बताया कि हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे एक मैडम थी, यंग काउंसिलर थी, तो उन्होंने भी स्टूडेंट ने बताया कि दीदी हमारी जो है कि अच्छी तरीके से हमें गाइडेंस देती है। ये बहुत ज़रूरी है।
जैसे टेलीमानस करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं चाहूँगा कि भारत में जो भी नागरिक है, भारत के जो भी सिटीजन्स हैं और एजुकेशन के जो एकेडमिशियंस है, एजुकेशन फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मनोदर्पण सेल, हमारा मनोदर्पण जो इनिशिएटिव्स है उसको आप लोगों तक पहुंचाए, बताएं और इसका ज़रूर फ़ायदा ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत आसानी से हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। आपने बहुत सारे इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी बता दिया, आपने हमारे मनोदर्पण की पहल के बारे में भी बता दिया, मनोदर्पण के इनिशिएटिव भी आपने बता दिए, और आपने बहुत ही साधारण शब्दों में सारे के सारे विषय को बहुत अच्छे से लेकर के चला। इसके अलावा सर आपको ही इसका क्रेडिट जाता है कि जिस प्रकार से आप हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं, हर चीज़ को आप फॉलोअप लेते हैं, उससे ये पहल और अच्छे से काम कर रही है। अब जैसे कि इसके अंदर बात हमने कही है पंचकोश की, तो पंचकोश के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनीता शर्मा जी। तो मैं अनीता शर्मा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पंचकोश को थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देखने वालों के कहेंगे कि हम डेफिनेटली अनीता मैम से ज़रूर जानेंगे कि पंचकोश के बारे में वो क्या बातें हमारे साथ साझा करना चाहती है और किस तरह से पंचकोश हमारे एडोलसेंट स्टूडेंट्स जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको किस तरह से और बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है, मेंटल वेलबींग और उनके मेंटल हेल्थ पे बात कर सकता है। हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस प्रैक्टिस ऑफ मेंटल वेलबींग, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती से आपको बताया गया मनोदर्पण सेल के बारे में, उनके इनिशिएटिव्स के बारे में। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मनोदर्पण पहल के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो इनके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारी, जो है www.manodarpan.gov.education.gov.in। आप ज़रूर इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जिस तरह से हमारे मुख्य अतिथि ने आपको बताया, पाटिल सर ने, कि आप अगर कोई भी बात है जो बच्चों किसी से आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं, बहुत ही ट्रस्टवर्दी काउंसलर्स हैं मनोदर्पण के पास, आप ज़रूर उनसे बात कर सकते हैं 8448440632 में। और यहाँ पर हम अपनी चर्चा को यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ पे ज्योत्सना मैम आपके पास ही आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे आर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आर्ट्स डेफिनेटली आर्ट्स बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। बच्चे आर्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं और अपने आप को जो अपनी जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। आर्ट्स के बारे में हम एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग को और बेहतर बना सकते हैं आर्ट्स। आप प्लीज़ बताएं मैम। धन्यवाद। ऐसा है कि आर्ट्स, जैसा मैंने कहा कि अपने आप को एक एक्सप्रेस करने का बहुत ही सशक्त जरिया है जी। बच्चों के अंदर बहुत सारे ऐसी भावनाएं होती हैं, बहुत से ऐसे इमोशंस होते हैं, बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा होता है जिसे कि कई बार वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो कला के माध्यम से, और इसीलिए इसको एक कंपल्सरी करिकुलर एरिया कह के इंट्रोड्यूस किया गया है, सो दैट प्रत्येक स्कूल में हर बच्चे को इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिले और वो कोई ना कोई कला को सीखे। उससे क्या होता है कि अगर उनको एक सही समय पर सही जगह मिलती है, बिकॉज स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। तो अगर एक हम अपने बच्चों को एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने टैलेंट को, अपने अंदर जो उनकी क्षमताएं हैं उनको कैसे ये कर सकते हैं, आर्ट के माध्यम से उनको एक अपने बारे में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी होती है, क्योंकि उसमें उनको अपने बारे में खोजबीन करने का भी मौका मिलता है कि हमारे अंदर क्या पॉजिटिविटी है। क्योंकि एक जब पॉजिटिविटी होती है तो अपने आप ही सब कुछ खुशनुमा हो जाता है, मतलब एवरीथिंग बिकम्स वेरी जॉयफुल। तो जैसे उनको जब वो ये चीज़ें पता लगती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आर्ट के माध्यम से होती है कि आनंद के सिवा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो हैप्पी तो फील करते ही कंटेंटमेंट एक आता है, जिसमें एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक सेल्फ फुलफिलिंग काइंड ऑफ फीलिंग आती है, मैंने ये किया, मैं ये कर सकते। तो एक उस तरह का जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जब वो आगे चलते हैं इसमें, तो इस दैट हेल्प्स देम ए लॉट इन देयर मेंटल वेलबीइंग। क्योंकि मेंटल वेलबीइंग की जब हम बात करते हैं तो आर्ट के, जैसा सर ने भी कहा, योग के माध्यम से बहुत कुछ हम इसमें, और यही हमारी प्राचीन भारतीय
परंपरा संस्कृति जो है वो इनको इसीलिए बहुत महत्व देती रही हरदम से ही, शुरू से ही, कि शिक्षा में इन कंपोनेंट्स का इसका होना बहुत ज़रूरी है। जब फिज़िकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, वेल नरिश्ड होंगे, जिससे कि आपका पोषण है, अगर आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक अच्छी फीलिंग देते हैं अंदर से। तो वो फीलिंग जब आपके अंदर आती है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट होता है, तो उससे फिर वो जो है, और एक एक बच्चा अगर हमारा और यंग यूथ अगर इस तरह से चलता है और उनको ये अंदर ये सेटिस्फैक्शन है, ये कंटेंटमेंट है, तो हमारे समाज के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन वो है इनिशिएटिव है कि हम उनके मेंटल वेलबींग पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत सारी जो सामाजिक विषमताएं हैं वो उसको भी इसके माध्यम से एड्रेस किया जा सकता है। तो कहीं शुरुआत हुई है और इसको आगे भी बढ़ते जाना है। और जैसा कि सर ने बताया कि पोस्टर है, मेकिंग है, ड्रामा है, तो ये सारी ही चीज़ें कहीं बच्चे अपने अंदर जो फील करते हैं, जो समाज में देखते हैं, उसको उनको दर्शाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि जी धन्यवाद मैडम जी सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब हमारे साथ आज का बहुत ही अच्छा सत्र है, हमारे साथ पाटिल से जुड़े हुए हैं। तो पाटिल सर से हम ये भी जानना चाहेंगे कि मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की अन्य स्कीम कौन कौन सी हैं जिससे हमारे विद्यार्थी, शिक्षक और खास करके पेरेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। सर, जैसे हमने बताया कि कला उत्सव एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत अभी 2 साल के जो हमारे विनर्स थे, इनके लिए हमने एक प्रतिभा संवर्धन अरेंज किया था। तो जोशना जी ने ये सारे बहुत अच्छी अरेंजमेंट की थी। तकरीबन 100 बच्चे इसमें आए थे, 2 साल के विनर्स। तो 10 दिन का ये प्रोग्राम था जिसमें बच्चों को बहुत सारे इम्पोर्टेंट मेंटर्स जो उनके फील्ड में दिग्गज है, तो उन लोगों का मार्गदर्शन मिला। यहाँ पे NBT में, नेशनल बाल भवन में बच्चों को रखा गया था। वहाँ पे सारे इकट्ठा बैठ के अलग अलग जगह पे जा रहे थे। जैसे नेशनल NSD है, स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और संगीत नाटक अकेडमी है, और इतने बड़े बड़े लोग आके उनको सिखा रहे थे। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मैंने उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि जैसे पुरुलिया छाव का एक लड़का था, झारखंड के एक छोटे से गांव से आया था। वो पुरुलिया छाव बहुत अच्छा कर रहा था, जो अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, इसमें डांस फॉर्म है। तो वो बच्चे ने 2-3 दिन के अंदर भरतनाट्यम सीखा यहाँ पे, जो हम सबको बहुत मतलब, क्योंकि इतना अच्छा टैलेंट है कि बच्चों को अगर आप अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो इतना अच्छा टैलेंट है, और बच्चे ने वो तुरंत उसने ग्रास्प कर लिया। तो ये वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो बच्चे कभी फ्लूट को जिन्होंने टच भी नहीं किया था, वो अच्छा फ्लूट बजाने लगे। तो ये इंडिया में जो हम बता रहे हैं कि 25 करोड़ बच्चे हमारे पास है, अभी स्कूल के इकोसिस्टम में है। तो इनको अच्छी तरीके से हमें उनका नर्चरेंस करना ज़रूरी है, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है, उनको वो फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी है, हमें फैसिलिटेटर बनना है, और इसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट द टीचर्स, आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि आप उनके लिए ज़रूर समय निकालेगा, उनके इंटरेस्ट किसमें वो देख लीजिएगा और उनको सपोर्ट कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा एक बैंड कंपटीशन होता है। बैंड कंपटीशन हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलके करते हैं, और ये बहुत अच्छा एक प्रयास रहता है। इसमें सारे राज्य इसमें शामिल होते हैं, उनके स्पेशल टीम्स आते हैं, फिर स्टेट लेवल पे उनका कंपटीशन होता है, उसके बाद जोन लेवल पे कंपटीशन होता है, और फिर जोन के बाद वो सारी टीमें जो है दिल्ली में आके 26 जनवरी के पहले यहाँ पे परफॉर्मेंस करती है, एक 4 या 5 दिन के पहले। और उसमें जो अच्छा बैंड सिलेक्ट होता है उसको फिर 26 जनवरी में उनको वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया जाता है। एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलता है, और इसमें पाइप बैंड भी है और रेगुलर बैंड भी है। और लास्ट ईयर मुझे बताना, मतलब लास्ट कंपटीशन जो हुई उसमें ये बताना ज़रूरी है कि अगेन झारखंड से जो बहुत ही छोटी जगह से ट्राइबल के बच्चों ने, PM श्री स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने पहली बार पाइप बैंड के बारे में सुना, देखा, लर्न किया। उन्होंने स्कूल ने उनको पाइप बैंड के बारे में बताया, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया, और उन बच्चों ने यहाँ के इतना अच्छा परफॉर्म किया कि दे वन द फर्स्ट प्राइज़। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें आप देखें कि मेंटल वेलबींग कितना अच्छा हुआ होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा हुआ होगा, उनका जो यहाँ आने के बाद
जो एक्सपीरियंस मिला उनको, वो कितने सालों तक उनको आगे लेके जाएगा। तो एक अच्छी बैंड कंपटीशन भी यहाँ पे होती है। इसके बाद एक वीर गाथा करके कंपटीशन है, फिर वही डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हम लोग इसको करते हैं, जिसमें बहुत सारी लड़के लड़कियाँ उसमें बच्चियाँ उसमें शामिल होती है। तो एक अच्छा प्रयास हमारे मंत्रालय की तरफ से होता है। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि 10 दिन जो है बैगलेस डेज का हमने प्रयास किया है, कि जिसमें बच्चों को स्कूल में पढ़ना नहीं है। विरासत से विकास तक एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है। तो उसमें हम बच्चों को, राज्यों को बोलते हैं कि बच्चों का बगल वाले जहाँ पे अच्छे हिस्टोरिकल साइट्स है वहाँ पे लेके जाए। बड़े बड़े फोर्ट्स है हमारे पास, हिस्टोरिकल साइट्स है, और अच्छी जगह है जैसे IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लेके जाए, बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहाँ पे हो जाए, बड़े बड़े लैब्स बच्चे देखें वहाँ पे। तो एक बहुत अच्छा प्रयास ये भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि स्कूलों को कि 4 वॉल के अंदर ही हमें पढ़ाना है। तो बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन है, तो यहाँ पे स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन में भी बच्चे खुद ही जो है वहाँ पे खेती करते हैं, अलग अलग चीज़ें। से कल ही मैं अपने ज़िले से, सांगली ज़िले से आ रहा था, तो वहाँ पे नॉट ओनली वन क्रॉप, इंटर क्रॉप्स भी बच्चों ने लिए हैं वहाँ पे। तो टोमेटो है वहाँ पे ब्रिंजल भी है, वहाँ पे भिंडी भी है, और वहाँ पे मैरीगोल्ड भी है। तो अलग अलग चीज़ों के बच्चे वहाँ पे प्लांटेशन भी करते हैं, उसके अच्छी देखरेख भी करते हैं। दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। दे आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स, दे आर यूजिंग ओनली ऑर्गेनिक कंपोस्ट एक्चुअली। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग द importance of growing the organic food for themselves and using it for their daily life। एक बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे योगा का एक बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है, हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। और आप सब जानते हैं कि माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है परीक्षा पे चर्चा का के द्वारा बच्चों तक, सारे बच्चों तक पहुँचते हैं। इस साल तकरीबन 5 करोड़ बच्चे उन्होंने उसमें शामिल हुए, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो परीक्षा का कोई, एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं लेना है करके उनका जो प्रयास है, एग्ज़ाम वॉरियर्स करके उनके बुक भी है। तो इससे बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिलती है, टेंशन नहीं रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसका बहुत अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुँचाए, उनको बताइएगा। मैं ये भी चाहूँगा कि इन एडिशन टू दिस जो राज्य भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करते हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं। अलग अलग स्कूलों में जो टीचर्स है, जो इनोवेटिव टीचर्स है, जैसे इस साल नेशनल टीचर्स अवार्ड जो हमने दिए थे, आपने अगर देखे होंगे उनके वीडियोस, तो हर एक टीचर ने अलग प्रयास किया है, इनोवेशन लाए है। टेक्नोलॉजी में हो, वहाँ पे आंगनवाड़ी से लेके IIT से लेके IIT तक बहुत बढ़िया प्रयास हुआ है। KVs के टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर थे, हर एक टीचर ने बहुत अच्छे प्रयास में, पेडागोजी में उन्होंने इनोवेशन लाया है। कहीं जहाँ पे बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनोवेशन लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अलग भारत का निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसके बाद बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, और उसका एक अच्छा रूप हमें देखने को मिल रहा है। जैसे भारतीय भाषा दिन का भी प्रयास हुआ था, उसमें भी एक प्रयास हुआ था कि बच्चे एक भाषा ने अनेक भाषा सीखे। तो उसमें हमने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने 2-2, 3-3 भाषा सीखने का प्रयास किया है। तो अपनी तो मातृभाषा तो है ही, हमारा प्रयास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताते हैं कि मातृभाषा में सीखना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में सीखना चाहिए। इसके एडिशन टू दैट वी कैन लर्न वन मोर लैंग्वेज। जैसे मैं मराठी बोलता हूँ, मैं तमिल भी बोलता हूँ, मुझे तमिल भी आते हैं, लिखना भी आता है। तो हमें एडिशनल लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें, और एक अच्छा राष्ट्रीय निर्माण होगा। तो इतने सारे इनिशिएटिव सर ने बताया, सर डेफिनेटली बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने कला उत्सव का जिक्र किया, नेशनल बैंड कंपटीशन का जिक्र किया, जिसमें देश भर से बच्चे आए थे स्कूल बैंड परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने इस पूरे कंपटीशन में बहुत अच्छे से चीज़ें सीखी। सबसे बड़ी बात जो बच्चे सीखते हैं वो है डिसिप्लिन। अपनी लाइफ को किस तरह से आप डिसिप्लिन कर सकते हैं, ये बच्चे सीखते हैं, और उनकी पूरा व्यक्तित्व बहुत अच्छी तरीके से निखर के सामने आता है। बच्चे काफ़ी चीज़ें इसके साथ साथ सीखते हैं। यहाँ पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और गीतांजलि मैम हम आपके पास आना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं इंडिजिनस प्रैक्टिसेस की, तो जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो अपनाई जाती हैं, आप प्लीज़ बताएं गीतांजलि मैम।
गीतांजलि मैम, आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका सवाल पूछने का। काउंसलिंग प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं तो काउंसलिंग प्रैक्टिसेस कोई भारत में एक नया विषय नहीं है। आदि से अंत तक ये हमारी ज्ञान परंपरा का हिस्सा रहा है, हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस में ये रूटेड है। पहले जैसे हम बड़े बूढ़ों के पास बैठ जाते थे, उनके साथ सलाह मशवरा करते थे, विचार विमर्श होता था तो परामर्श मिलता था। फिर हमारे बहुत सारे पीर फकीर साधु महात्मा सब लोग ज्ञान दे रहे थे और कहीं ना कहीं हमारे को आगे का मार्गदर्शन कर रहे थे। और जो काउंसलिंग का पर्सपेक्टिव जिसकी बात हम आज भी कर रहे हैं वो भी यही कह रहा है कि बच्चों का मार्गदर्शन होता चला जाए। तो जो पहले की प्रैक्टिसेस थी जिसमें मिलके बैठ के बात करना है, इंटरकनेक्टेडनेस की बात थी, छोटे आपस में हम उम्र लोग बात करते थे, कुछ अपनों से बड़ों से बात करते थे और कुछ बड़े जो थे वो फिर कोई बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति से सलाह करते थे। तो ये एक वो कहते हैं ना प्राचीन परंपराएं थी काउंसलिंग की जो चली आ रही थी। जितने भी धर्म भी हमारे यहाँ आए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, सिखिज्म, सब में यही चीज हमें देखने को मिलती है। एक माँ जिसका जवान बेटे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो गई, तो वो बहुत ही निराश है और वो अपने जीवन को खत्म करना चाहती है। तो वो भगवान बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि मेरा मन अशांत है, मैं अपने मन को कैसे शांत करूं, मुझे जीवन जीना ही नहीं है। तो वो कहती है कि मैं खाना पीना त्याग रही हूँ। तो बुद्ध जी उनसे कहते हैं कि मेरा जो कटोरा है ये खाली है, इसमें 2 मुट्ठी चावल ला दो, लेकिन चावल अपने गांव के उस घर में से लाना जिसमें कहीं पर भी जिस घर में कोई भी मृत्यु ना हो। तो वो जो माँ है वो सोचती है कि मरने से पहले मैं ये काम कर देती हूँ। वो अपने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जिससे वो 2 मुट्ठी चावल ले सके, क्योंकि हर घर में मृत्यु हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जब वो वापस खाली कटोरा लेके बुद्ध जी के पास आती हैं तो बुद्ध जी उनको समझाते हैं कि कुछ चीजें जो है ना वो होंगी, इनएविटेबल हैं, हमें उनको एक्सेप्ट करना है। तो ये छोटा सी जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि पहले भी हम इस तरीके से हमारा मार्गदर्शन होता था और आज भी जो काउंसलिंग पर्सपेक्टिव हम स्कूल्स के लिए बनाना चाह रहे हैं या जो चल रहा है उसमें भी बड़े जो हैं वो बच्चों का मार्गदर्शन इसी तरीके से कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि लेट्स टॉक जो प्रोग्राम है या और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में जो बता रहे थे हमें, उसमें कहीं ना कहीं यही तो बात आ रही है ना, आओ बात करें, कुछ मैं तुम्हारी सुनूं, कुछ तुम मेरी सुनना, कुछ तुम मुझसे कहना, कुछ मैं तुमसे कहूंगा। तो कहीं तो इससे क्या होगा, भार हल्का होगा, साझेदारी की बात हो रही है, हम शेयर कर रहे हैं, चाहे वो खाना शेयर करते हैं, चाहे वो एक फेस्टिवल की रस्म है जिसको हम शेयर कर रहे हैं, खुशी शेयर कर रहे हैं, या अपना कोई दुख तकलीफ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो शेयरिंग का जो बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग पहले भी हमारे देश में थी और आज भी हम उसी चीज को किसी न किसी तरीके से स्कूल्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स के द्वारा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पहले चल रही थी, जिसकी बात अभी आप लोग सबने की भी है, योगा की। योगा और मेडिटेशन जैसी जो पद्धतियां हमारे देश में प्राचीन काल से हैं, उनकी आज भी उतनी ही रेलेवेंस है। जो योगा और प्राणायाम मेडिटेशन में हम क्या सीख रहे हैं, कंट्रोल सीख रहे हैं। वो कंट्रोल को अगर मैं काउंसलिंग पर्सपेक्टिव में ले जाती हूँ तो ये समझ में आता है कि भावनाओं पे नियंत्रण कैसे किया जाए। भावनात्मक नियंत्रण मेरा बेटर हो जाएगा अगर मैं आसन की प्रैक्टिस करता हूँ और या मैं प्राणायाम के द्वारा अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखता हूँ। तो ये प्राचीन हमारी पद्धतियां हैं, इनको हम आज भी काउंसलिंग पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लोग बहुत उदास हो जाते हैं, जब उदासी एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है, या हम बहुत घबराते हैं, हमें किस एंग्जाइटी रहती है, वो रेस्टलेस बेचैनी है, उस बेचैनी में मेडिटेशन जो है, प्राणायाम जो है, वो हमारी बहुत मदद करता है। और स्कूल में छोटे छोटे से प्रोग्राम्स इसके लिए चलते हैं। स्कूल असेंबलीज में भी काउंसलिंग का ये एक्टिविटी कराई जाती है, जिसमें बच्चों को माइंड मतलब बहुत आराम से ये धीरे धीरे ये मेडिटेशन करने का तरीका सिखलाया जाता है।
एक और बात जो हम बात कर रहे थे वो थी निद्र योगा, जिसमें जो क्या है, एक गाइडेड, एक विजुअल, एक रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है, जिसमें कि नींद कैसे आए मुझे, मैं कैसे बेहतर तरीके से सो पाऊं, उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लेते हैं, और फिर हम अपने सब अंगों को रिलैक्स करते हुए शवासन में लेट जाते हैं। तो ये भी योगा की योगिक प्रैक्टिस है जो आज के टाइम्स में बहुत ज्यादा काम कर रही है, और एज काउंसलिंग टेक्निक हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। और मैं इस आपके एनसीईआरटी के इस माध्यम से ये अब सभी सुनने वालों से इम्प्लोर भी करना चाहूंगी कि आज के दौर में जब टेक्नोलॉजीज को हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज्यादा समय हमारा गैजेट्स के साथ बीत रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन भी आ गई है, और हमारे सोने का और जगने का समय बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। अब हम वो प्रातः काल में उठने वाले पंछियों की चहचहाट के साथ सूर्य की पहली किरण को देखते हुए नहीं उठते हैं। इंसोम्निया नाम की बीमारी भी बहुत ज्यादा होती जा रही है, लोगों को नींद जल्दी नहीं आती है, लोग अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गए हैं। तो ये सब चीजें जो है, इनमें भी इस काउंसलिंग टेक्निक का जो हमारे पुराने अध्यात्म से निकली हुई है, उसका भी आज हम इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, और हमें और ज्यादा करना होगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि भगवान से हम पहले सुबह होती थी तो भगवान का शुक्र अदा करते थे कि भगवान ने हमें नया दिन दिखलाया है, रात को सोते थे तो भगवान का शुक्रिया अदा होता था कि आज का दिन अच्छा बीता, और जब भी खाना खाते थे तो पहले खाने का हम सम्मान करते थे, ओ मानपते अन्नस्य, ये एक मंत्र है जो मैंने भी सीखा था अपने बचपन में, इसका हम उच्चारण करते थे। तो ग्रैटिट्यूड की जो भावना है ये प्राचीन काल से हमारे साथ चल रही। जब हम बड़ों का नमन करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो भी एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है जो हम उनकी तरफ एक आभार है व्यक्त करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड की जो पद्धति है वो भी काउंसलिंग पैराडाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे प्राचीन अध्यात्म से ही निकल के आ रही है, और स्कूल के काउंसलिंग प्रोग्राम्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहेगा। और जो एक चीज है माइंडफुलनेस जो आज हम कहते हैं, उस पल में, इस पल में रहना, ना बीते हुए कल में ना आने वाले कल में, आज ही मेरा इम्पोर्टेंट है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी तो हमारी किताबों से ही आ रहा है ना, हमारे अध्यात्म से ही निकल के आ रहा है, हमारे स्क्रिप्चर्स से निकल के आ रहा है, जो हम आज बच्चों को पानी कैसे पीना है, आपने इर्द गिर्द कैसे ऑब्जर्वेशंस करनी है ताकि आप में एक ठहराव आए। तो ये सारी काउंसलिंग की टेक्निक्स जो हम आज के दौर में बच्चों के साथ, किशोर अवस्था के बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, उनकी लाइफ की डिफरेंट प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प करने के लिए, ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं, इनकी जो जड़ें हैं, ये हमारे प्राचीन काल से ही हमें मिली। जी बिल्कुल, ये जितनी भी जड़ें हैं हमारे प्राचीन काल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जैसे मैम आपने बताया कि कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें योग और ध्यान प्राणायाम का आपने जिक्र किया, और यकीनन ये बच्चों को बहुत बहुत अच्छे से ये सपोर्ट करती हैं, सहयोग करती है, बच्चों को अच्छा मानसिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एडोलेसेंट फेज़ में हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बदल रही हैं, पर्सनल लाइफ में काफ़ी चेंजेस आप देख रहे हैं। ऐसे में इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, और इन सब बातों पर भी आपको जोर देना चाहिए जो हमारे एक्सपर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फीलिंग है जब किसी भी बच्चे में या व्यक्ति में यह आती है तो वो आपको अंदर से और विनम्र और निखारती ही है, आपका व्यक्तित्व और ज़्यादा मजबूत ही बनाती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी है ये भी हमें समझना चाहिए। प्राणायाम, ध्यान पर आप ज़रूर ध्यान दें क्योंकि ये हमारे इंडिजिनस प्रैक्टिस हैं जो ना केवल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि पूरा विश्व हमसे सीख कर इसे इस्तेमाल कर रहा है, और इसकी मदद से वो अपने आप को बेहतर इंसान बना रहा है। यहाँ पर हम विनोद सर आपके पास आएंगे और हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप बात कर रहे थे ग्रेटिट्यूड की, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ वीक के दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों ने ग्रेटिट्यूड वॉल को भी रखा, ग्रेटिट्यूड सबने किया भी, उस पर लिखा भी, और उसके हमने बहुत अच्छे से, इवन दो जो उनके जो अनुभव रहे बहुत अच्छे उनके अनुभव रहे, और उनके अनुभव से बड़ा फायदा विद्यार्थियों को मिला, खास करके जो यंग विद्यार्थी थे, जो उनके जो छोटे विद्यार्थी थे, उनको बड़ा फायदा उससे मिला। और एक दो बार हमारे इस बारे में चर्चा हो रही थी, पाटिल सर से बड़ी लंबी चर्चा इस बारे में हो रही थी, खास करके एक बार कि जब आपने हमें एक किचन गार्डन के बारे में भी अपने अनुभव साझा किए कि जो पीएम पोषण में किचन गार्डन का एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपने बताया,
तो सर हमारे दर्शकों को भी आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी, जैसे पीएम पोषण जो नया अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है भारत सरकार की तरफ से, उसमें हम लोग एक फ्लेक्सी फंड्स देते हैं राज्यों को। स्कूलों को पैसा चला जाता है वहाँ पे, तो जिसके द्वारा जितनी भी जगह आपके पास उपलब्ध है, इसलिए मतलब कि किचन गार्डन कहा जाता है। कुछ जगह पे तो आधे एकड़ में 1 एकड़ तक लोगों ने अच्छी तरीके से स्कूल के इसमें स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स बनाए हैं, जिसे किचन गार्डन्स बोलते हैं। तो इसमें ये प्रयास है कि जो वोकल फॉर लोकल जो भारत सरकार का प्रयास है कि लोकली ग्रोन वेजिटेबल को बच्चों को खाने में लेके आना है। तो इसमें बच्चे खुद ही अपना वेजिटेबल्स की वहाँ पे निर्माण करते हैं। और मैंने ये देखा कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखा, केरला में देखा, हमारे यूपी और मध्य प्रदेश में देखा कि कम्युनिटी जो है, लोकल लोग जो है वो खुद आके मशागत करके बच्चों को सिखा रहे कि खेती कैसी की जाती है। और उसके बाद हेल्प के द्वारा बच्चे खुद छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि टोमेटो है तो टोमेटो में कौन सा विटामिन है, ब्रिंजल है, ब्रिंजल में क्या है, जैसे भिंडी है तो ये क्यों खाना है, क्या ज़रूरत है इसकी। तो ईट राइट करके भी कैंपेन चलता है। अभी कुछ स्कूलों में मैंने देखा कि लगातार उनका जो है कि हर एक ऋतु में, हमारा सीज़न में अलग अलग वेजिटेबल्स आते हैं, तो वो उस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे कैरेट किस समय में आता है तो उस तरीके से वो कैरेट का यूज़ करते हैं। स्वीट पोटैटो हो तो उसका निर्माण करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसमें कि क्रिएटिविटी भी है, नेचर के साथ भी बच्चे रहते हैं, देखते हैं कि कैसे ग्रोथ होती है। जैसे पानी नहीं दिया तो पौधा मर जाता है, तो बच्चों को मैंने जैसे उनके साथ इंटरेक्शन किया तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो दे अंडरस्टैंड कि वी नीड टू कीप अटेंशन ऑफ दिस प्लांट्स आल्सो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में क्या विटामिन जाने चाहिए। तो ईट राइट कैंपेन यही बताता है, और उसको ग्रोथ कैसी होती है उसकी। नहीं तो कुछ जैसे बच्चों को, अगर सिटी बच्चों को पता नहीं होता कि ये सारे वेजिटेबल्स आते कहाँ से। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मार्केट से आते हैं। तो ये ज़मीन में कैसे पैदा होते हैं, कैसे सीड बोया जाता है और उसके बाद कैसी मशागत की जाती है, इसका एक अच्छा इट इज़ लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारे राज्यों के प्रयास की वजह से, सारे स्कूलों के जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स है, जो हेडमास्टर्स है, उनकी वजह से 6.5 लाख स्कूलों में हम लोगों ने भी इस किचन गार्डन का निर्माण किया है। जैसे दिल्ली में भी जहाँ पे जगह नहीं है, मुंबई में भी जहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे जगह पे एकदम छोटी जगह पे बच्चे ने किचन गार्डन का निर्माण किया है। एंड इट इज़ अ ग्रेट क्रिएटिविटी एक्चुअली। इससे जस्ट इफ़ यू लुक एट द किचन गार्डन तो आपकी निगेटिविटी चली जाती है। हरा भरा देखने से हमारे पास पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको कि आपके स्कूलों में अगर किचन गार्डन नहीं है तो उसको ज़रूर लेके आइएगा। अगर किचन गार्डन है तो उसको और सुंदर कर लीजिएगा। मैं जब भी मौका मिलेगा मैं रिक्वेस्ट करूँगा विनोद जी को कि एक सिक्किम का एक हमारा वीडियो है, सिक्किम राज्य शासन ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है पीएम पोषण स्कीम के द्वारा। उसमें सारे जो हमारे पीएम पोषण के जो अंग है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि उसको इस प्रोग्राम के आखिरी में या अगले किसी भी प्रोग्राम में दिखाया जाए। तो इट इज़ रियली एक्सलेंट आइडिया एक्चुअली। और इसमें क्या है कि बच्चे भी शामिल होते हैं, टीचर्स भी शामिल होते हैं, और देयर इज़ दिस कंट्रीब्यूशन बाय द कम्युनिटी जो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। और कम्युनिटी में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो है कहीं भी टेंशन न ले, एकदम अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ हो, उनके कॉग्निटिव स्किल हो, उनके मोटर स्किल हो उसका वो बढ़े। और उसके लिए कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा योगदान रहना है। और दूसरा है कि तिथि भोजन। तो मैंने जैसे कहा था कि तिथि भोजन में कि जो भी चीज़ें हैं वो देना चाहते हैं जो न्यूट्रिशियस हो उसका प्रावधान किया गया है और लोग उसको डोनेट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें ज़रूर प्रावधान कीजिएगा। अपने बर्थडे पे एक केक कट करने की जगह पे आप उसमें न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को दिला दीजिएगा। मिलेट्स जैसे आ गया था, श्री अन्न की बात होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरीके की चीज़ें बच्चों को पिलाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बताना ज़रूरी है ताकि बच्चे समझ लें। अभी क्या है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा आ रहा है, जंक फूड की वजह से इतने सारे हालात बिगड़ रहे हैं। बच्चों के जो डेंटल हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
डेंटल हेल्थ है, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके हमें अच्छा खिलाना जरूरी है। अगर कि जैसे चॉकलेट्स खाते हैं बच्चे, बार बार चॉकलेट खाने से दांत जो है वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये छोटी सी बात है, ब्रश करना 2 समय पे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि ये सारे अच्छे अच्छे हैबिट्स बच्चे अपना डेवलप करें और किचन गार्डन को अच्छा ध्यान रखें। हम पानी पीते हैं तो बच्चों को जाके उसमें पानी डालने की कोशिश की जाती है कुछ स्कूलों में, तो ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो किचन गार्डन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम नाउ। सर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी पहल है और इसमें केवल विद्यार्थियों को अपने आप को इंगेज करने का मौका मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। किस तरह से आपने बहुत अच्छे से सारी बातें बताई कि किस तरीके से वो वेजिटेबल ग्रो करते हैं, उस वेजिटेबल में क्या क्या विटामिन होते हैं, क्या क्या उसको बेनिफिट होता है, क्या क्या मिनरल्स होते हैं। और साथ में आपने हमें ये भी बताया कि विद्यार्थियों के लिए इंगेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उनका किसी पौधे के साथ कोई लगाव होता है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और किस प्रकार से चॉकलेट जैसी जो चीज़ें हैं या जो विद्यार्थियों के सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, उनके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उनसे भी उनको छुटकारा मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सर ये। अब मैं ज्योत्सना मैडम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैडम आप भी थोड़ा सा विद्यार्थियों को आर्ट के बारे में और क्या क्या इंटीग्रेशन की बात आप करते हैं, तो थोड़ा विद्यार्थियों को विस्तार से बता दें। धन्यवाद विनोद जी। एक्चुअली जैसा मैंने कहा, आर्ट को जो महत्व दिया गया है और आर्ट का जो करिकुलम में महत्व है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने नए पाठ्यक्रम में, नए सारे पाठ्य पुस्तकों में कला के को एक क्रॉस कटिंग करिकुलर एरिया के रूप में भी डाला है, जिसमें कि चाहे आप भाषा सीख रहे हैं या आप विज्ञान सीख रहे हैं, आप कोई भी विषय को पढ़ रहे हैं, उसमें इंटीग्रेट किया गया है आर्ट को। आपको स्पेस दी गई है तरह तरह की एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि एनईपी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर भी बहुत जोर देती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब इसको आगे कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए हमने कला उत्सव के ही अम्ब्रेला में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इस इनिशिएटिव के तहत 2024 से टीचर्स के लिए भी एक कॉम्पिटिशन रखा है कि उसका नाम समृद्धि है, जिससे कि आर्ट इंटीग्रेशन से कैसे आप अपने विषय को समृद्ध कर सकते हैं, बेसिकली कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं, कैसे बच्चों में लर्निंग और अच्छे से जॉयफुली सीख सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को कला के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सकता है, तो इन और सारी ही कलाओं को कैसे इसका पार्ट बनाया जा सकता है। तो ये भी एक हमारी बहुत अच्छी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एनसीईआरटी ये पहल लेके आया कि हमने टीचर्स के लिए भी समृद्धि नाम से इसको शुरू किया। और जस्ट कि ये चीज़ फिर प्रैक्टिस में, और हर टीचर, अगर कॉम्पिटिशन्स होते हैं और वो भी स्कूल लेवल से होते हैं, तो हर टीचर इस बात को कला को अपने विषय के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एज ए पेडागोजी, किसी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए वो कैसे आर्ट को क्या माध्यम बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो आर्ट इज़ द बेसिस ऑफ एजुकेशन। ये जो है काफ़ी समय से कॉन्सेप्ट हमारे मॉडर्न एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, पिछले 100 साल से जो ये विचार चला आया, वो श्री अरविंदो हों, रविंद्रनाथ टैगोर हों, गांधी हों या फिर इवन विवेकानंद, तो इन चीज़ों को काफ़ी महत्व दिया गया था। तो हम चाहते हैं कि हर टीचर और हर बच्चे में ये आए कि वो किस तरह से आर्ट के माध्यम से, तो वहाँ भी एक विषय के रूप में तो है ही, पर वहाँ भी सफिशिएंट स्कोप है जहाँ टीचर्स बच्चों को, जैसे मैंने खुद अनुभव किया कि बच्चे क्लास में 5वीं 6वीं के बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो बैठना भी नहीं पसंद करते हैं, ज़्यादा देर तक थोड़ी आप एक पीरियड भी नहीं, उनको एंगेज करना कि किसी तरह से आर्ट में करो, तो वो फिर बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उसमें ही जुट जाते हैं, और फिर उसके माध्यम से आप उनको कोई भी विषय पढ़ा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो इस साल से हमने, पिछले साल से 2024-25 से कला उत्सव तो होता ही था, हमने प्रतिभा संवर्धन और समृद्धि को भी इस फोल्ड में कला उत्सव के लिया, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक पहुंच सके, बच्चों तक पहुंच सके। और जब बच्चों और शिक्षकों में आएगा तो पेरेंट्स भी इसके प्रति उनका भी एक अलग शायद थोड़ा नज़रिया हो और वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा,
जैसे समृद्धि शुरू हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे टीचर्स समृद्धि में शामिल हो। ये पेडागोजी अलग अलग तरीके से आप जो करते हैं उसकी जानकारी बाकी लोगों को भी मिले, एक नए नए मॉडल्स लेके आएगा। कि अभी इस साल का हम बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे समृद्धि को करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों को है कि प्लीज़ इसमें आप अच्छी तरीके से शामिल हो जाएगा। अभी रिसेंटली हम लोग हमारे भारत सरकार के जो सचिव है श्री संजय कुमार जी कश्मीर में लेके गए थे, तो श्रीनगर के बगल में जो कुछ स्कूल है वो हम देखने गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो पेडागोजी है कि ECCE जो है अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का जो है जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो हम लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। ड्रैगर करके वहाँ पे स्कूल है, JPM श्री स्कूल है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही मतलब कि बड़े पैमाने पे टीचर्स का योगदान वहाँ पे है और भारत सरकार की योजनाएं वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और एन्जॉयफुल लर्निंग वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे टीचर्स, मैं चाहूँगा कि वो समृद्धि में आए और सारे भारत में उसका आपके द्वारा ये समृद्धि कंपटीशन के द्वारा उसका प्रयास हो, लोगों तक पहुंच जाए। एक इन एडिशन टू दैट मैं ये चाहूँगा कि जैसे बिल्डाथन, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी है, उन्होंने बिल्डाथन का आप सबको रिक्वेस्ट किया है, बहुत सारे इंट्रीज भी आ गए हैं। तो इस पर इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। आत्मनिर्भर भारत अगर करना है तो हमें अलग अलग तरीके से उसमें बच्चों के पास जाना पड़ेगा, एजुकेशन को और बेहतर बनाना पड़ेगा। तो बिल्डाथन में ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे यहाँ से अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत सारे स्कूलों को देने की अभी कोशिश प्रयास चल रहा है। तो नया नया चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। पुरानी चीज़ों को अगर अच्छे है तो उसको रखना ज़रूरी है। जैसे योगा सालों से सदियों से चलते आ रहा है, उसको हम रख ही रहे, उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से नई चीज़ें आ रहे हैं, सब डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि AI इज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, तो उसको भी हम पेडागोजी में लेके आना ज़रूरी है। हमारा प्रयास ये भी चल रहा है कि जैसे लर्निंग लेसन प्लानिंग जो है कि AI का द्वारा हो जाए, और ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें मेंटल हेल्थ बच्चों की न बिगड़े, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जी, तो ये तो बात हुई सर। पाटिल सर, आपने इतने अच्छे से बताया जितने भी इनिशिएटिव सरकार द्वारा लिए गए हैं और वो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बच्चों की प्रतिभा निकल कर सामने आ रही है, जो कि शिक्षा का उद्देश्य होता है। यहाँ पर हम गीतांजलि मैम आपके पास दोबारा आना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे आपसे स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम की, कुछ उदाहरण हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम प्लीज़ कुछ उदाहरण आप हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करें। मैम गीतांजलि मैम। बात से उदाहरण लूंगी, जैसे सर किचन गार्डन की बात कर रहे थे, उसी चीज को अगर हम देखें तो स्कूल्स में एक प्रोग्राम चलता है कि जिसका बर्थडे होता है, बच्चा उस दिन पौधा लगाता है। तो किचन गार्डन की शुरुआत एक पौधे से भी हो जाती है स्कूल में, और फिर वो बच्चा उस पौधे की देख रेख करता है। और ये जो बच्चे का उस पौधे से जुड़ना है, उसकी देख रेख करना है, तो एक केयर का एहसास है, संवेदना का एहसास है, एक करुणा का एहसास है, एक अनुभूति है कि इसकी अब नीड क्या होगी, इसे तेज धूप चाहिए, इसे छांव वाली धूप चाहिए, इसे पानी चाहिए, इसे खाद चाहिए, इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है, इसके पत्तों के रंग बदल रहे हैं। तो वो जो एकाग्रता हमें बच्चों में चाहिए, जो फोकस और अटेंशन की कैपेसिटी हम उनकी बढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों का लगाव चाह रहे हैं कि उनका लगाव जो है वो नेचर के साथ भी हो, प्रकृति के साथ भी वो जुड़े, प्रकृति को एडमायर कर सके, रिस्पेक्ट कर दे सके, ताकि हमारे वातावरण से में जो इतने क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं उनके कुछ समाधान हमें मिल सके। तो कुल मिला के बड़ा एक होलिस्टिक सा प्रोग्राम बन जाता है, जस्ट व्हेन ईच वन प्लांट्स वन। ये जो एक स्लोगन चला था स्कूलों में, जो आज भी चल रहा है, और सर जो किचन गार्डन का आइडिया बता रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा इससे भी देख पा रही हूँ। तो ये प्रोग्राम किसी भी फॉर्म में चले तो इससे बच्चों के अंदर बहुत सारी अच्छी भावनाएं और एक सेंस ऑफ पीस और काम, जिसको हम कहते हैं ना, मन शांत रहता है। और जो दूसरी बात वो थी कि हरियाली को जब हम देखते हैं तो छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को टीचर्स जो है जब क्लासरूम से, कक्षा से बाहर निकाल कर आसमान के तले घास पर बिठाकर या बाहर आंगन में पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव में बिठा के कभी कुछ वार्तालाप करते हैं, कभी कुछ संवाद करते हैं, चाहे वो एक
सर्कल टाइम एक्टिविटी है, या वो मन की बात जो हमारे पीएम साहब का एक बहुत मनचाहा प्रोग्राम है, वो बच्चों के मन की बात हो जाए या टीचर के मन की बात हो जाए। चाय पे चर्चा नहीं हो रही तो मूंगफली पे चर्चा, मूंगफली के साथ चर्चा हो जाए, जिसमें बच्चे अपने आसपास के वातावरण के बारे में जब बातचीत करते हैं तो उसमें भी बहुत इनडायरेक्ट काउंसलिंग का ही वो एक तरीका रहता है, जिसमें हर बच्चा एक दूसरे की बात को सुनने का कौशल बढ़ाता है। मैम बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे मैम, आज वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। यस, तो ये एक टेक्निक ये भी रहती है। जो आर्ट फॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, उससे भी बहुत ज्यादा आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं, जो अभी विकसित नहीं हो पाई, जो आपने शेयर नहीं की, वो कहते हैं ना, जो मन की बात कही नहीं जाती वो कहीं नहीं जाती, वो आपके मन में रह जाती, तो वो रंगों के माध्यम से बाहर निकल आती हैं। आप जब बांसुरी बजाते हैं या सितार वादन करते हैं या कोई पुराना गाना गाते हैं तो आपकी भावनाओं का नियंत्रण भी उस प्रकार से हो जाता है। और जो मेडिटेशन के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो आप रोज डेली मॉर्निंग प्रैक्टिस में करते हैं या छुट्टी से पहले बच्चों से कराते हैं, रोज बच्चे एक न एक व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं किसी भी रूप में। ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि ग्रैटिट्यूड वॉल के रूप में भी हो सकती हैं, या एक जार बन सकता है जिसमें ग्रैटिट्यूड जार हो सकता है, या कुछ पॉजिटिव बातें हैं, जो फ्रेज, जो कोई कहते हैं ना, कोटेशंस है, किसी बड़े ने कोई अच्छी बात कही, हम वो बड़ों की वो अच्छी बात को भी दोहराते हैं, तो ये भी एक प्रेरणा रूपी बात बन जाती है और बच्चों की उदासीनता कम रहती है इससे, और बच्चे मोटिवेटेड और इनकरेज्ड रहते हैं। डेफिनेटली जब बच्चे अच्छी बातों को दोहराते हैं या फिर उन्हें कहा जाता है तो वो बातें उनके जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करती है और कहीं ना कहीं असर ज़रूर डालती है, सकारात्मक प्रभाव डालती है। जैसे किचन गार्डन की बात हो रही है तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर इस पहल से हम कह सकते हैं सर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आती है, सेंसिटिविटी आती है, किस तरह से बचा के रखना पर्यावरण और क्या प्रयास आपके हो सकते हैं वो भी इस बात पर जोर डालता है। यहाँ पर हम विनोद सर आपके पास दोबारा आएंगे। देखिए, जैसा कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, अब इस प्रोग्राम को हम अभी कंप्लीट होने की स्टेज पर है, तो उससे पहले हम सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ज्योत्सना मैडम के पास चलते हैं और उनसे कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं। देन फाइनली वी विल टेक कंक्लूडिंग रिमार्क्स बाय आवर ऑनरेबल एडिशनल सेक्रेटरी साहब। मैं इस मंच के माध्यम से अपने एडिशनल सेक्रेटरी महोदय का, जिनका कि बहुत हमें इनकरेजमेंट मिलता है, साथ मिलता है हर इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का, चाहे वो मनोदर्पण हो या आईसीटी हो, तो आपके सहयोग से और आपके कहने से हमने पूरी तैयारी कर ली है और अब हम पीएमई विद्या पर कला उत्सव का चैनल की पूरी तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी ही ये 24/7 चैनल चलेगा कला उत्सव का, जिसमें हम कला उत्सव के माध्यम से समृद्धि के ये सारे तो दिखाएंगे और भी कला से रिलेटेड कई विषय उसमें लाएंगे, जिसमें कि हम इन चीज़ों को और डिटेल में एड्रेस करेंगे। सो जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सो नाउ एट द एंड वी वुड लाइक टू टेक कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सर, आप एक संदेश हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और पेरेंट्स को देना चाहें? हाँ बिल्कुल विनोद जी, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत धन्यवाद एनसीईआरटी का आज हमें बुलाने के लिए और यहाँ पे आप सबसे बात करने का मौका मिला मुझे यहाँ पे और सुनने का भी मौका मिला। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो इकोसिस्टम से जुड़े हैं, एजुकेशन इकोसिस्टम से जुड़े हैं, हर एक को एक पॉजिटिव क्रिएटिव काम करना है। और एनईपी का बहुत बड़ा पहल ये है कि हर बच्चा जो इकोसिस्टम में है हमारे एजुकेशन में, 25 करोड़ बच्चे जो हम बात कर रहे हैं, तो वो जब आगे बढ़ के इंडियन इकोनॉमी में मीनिंगफुल, जीडीपी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करे, ये बहुत ज़रूरी बात है। और उसके लिए हमें हेल्दी माइंड रखना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी जनरेशन लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे ज्योत्सना जी ने बताया कि आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो आप ऐसे अच्छे हॉबीज़ बच्चों में डेवलप कीजिएगा, जैसे भरतनाट्यम है, सितार वादन है, गायन है, फोक डांस है, पुरुलिया छाव हो, या आप कोई महाराष्ट्र का जैसे लावनी होता है, लोकगीत होते हैं, किसी को भी आप लेके आएगा और उसमें इंटरेस्ट लेके बच्चों को सिखाएगा ताकि वो एक अपना मेंटल बैलेंस रखने के लिए उसका प्रयास करे, एक डिसिप्लिन रखे। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि नॉट ओनली एकेडमिक साइड ओनली, वी नीड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रंस, तो आप ज़रूर इनको बताएगा। दूसरा कि बच्चों में लर्निंग, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है एंड दे शुड रीड राइट थिंग्स। एक्चुअली आजकल बच्चे ज़्यादा वीडियोस देखते हैं,
आजकल बच्चे जो है कि बहुत सारे रील्स वगैरह देखते हैं, तो हमें वो ऐसे रील्स डेवलप करना चाहिए जिसमें बच्चों को भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास किए हैं, जो अच्छी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको दिखाना ज़रूरी है। सपनों की उड़ान करके हमारा एक प्रयास है जिसमें बहुत सारे नई मैगजीन बनाई गई है, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जोशना जी उसमें सी इज़ द एडिटर ऑफ दैट, एक्चुअली एक बहुत अच्छा प्रयास है। इतनी अच्छी तरीके से बच्चे अपने पोएम्स और स्टोरीज लिखते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे सदियों से स्टोरी टेलिंग का एक चला आता है, तो हमने इस लास्ट ईयर से हमने स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द कंपटीशन ऑफ द कला उत्सव, तो इसको आप डेवलप कीजिएगा। मैंने सुना कुछ स्कूलों में कि जैसे घंटा बेल बजाते, बेल बजाने के बाद बच्चों जो भी कुछ करे उसको रोक के दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स, तो इसलिए बच्चों को बुक्स देना ज़रूरी है और उनको उनसे पढ़वाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या है कि रीडिंग हैबिट इनकलकेट हो जाएगी और बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। दूसरा कि स्पोर्ट्स है, भारत अभी हम लोग ओलंपिक मेडल्स के लिए बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बेंच स्ट्रेंथ जो है हमारा, मतलब शुरुआत जो है स्कूलों में होनी चाहिए। तो हमें अलग अलग स्कूलों में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स करना बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट हो, रेसलिंग हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, और इस तरह के ग्राउंड गेम्स है जहाँ पे टीम स्पिरिट भी बढ़ जाता है, बच्चे हेल्दी भी बन जाते हैं, एक एक्सरसाइज भी हो जाता है। इसको खो खो है हमारा जो बहुत पारंपरिक, कबड्डी है, पारंपरिक गेम्स है, उनको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इसको यू शुड ब्रिंग इन एज ए एकेडमिक में, हमें इसमें लाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चों को आप सपोर्ट कीजिएगा, उनको डेवलप कीजिएगा, उनको हेल्प कीजिएगा। नहीं तो क्या है कि बच्चे सिर्फ बुक्स पढ़ने में या मतलब एकेडमिक्स में रह जाए और बाकी उनकी जो डेवलपमेंट होनी है, ओवरऑल ग्रोथ जो होनी है वो ना हो। वन मोर पॉइंट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा इसमें कि बच्चों के लिए बेसिकली मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल, हर समस्या का हल है। इट इज़ नथिंग इम्पॉसिबल एक्चुअली, आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, हल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए बात करना ज़रूरी है। तो हमारे मनोदर्पण का है कि लेट्स टॉक, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हर एक घर में, हर एक स्कूल में लगा के रखिएगा कि लेट्स टॉक, हर एक समस्या का हल है और हमें बात करना ज़रूरी है। कोई प्रॉब्लम बिना बात के सॉल्व नहीं होता। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देख रहे हैं कि जहाँ पे बातचीत हो रही है समस्या का हल निकल के आ रहा है, सॉल्यूशन निकल के आ रहा है और उससे शांति आ रही है। तो आप लेट्स टॉक, अपने मोबाइल को भी बंद कर दीजिएगा। डिजिटल क्या है कि डिजिटल इज़ वेरी गुड थिंग, हम हमेशा डिजिटल में जुड़े रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे और बड़े भी मोबाइल पे बहुत सारा हमारा समय जो 24 घंटे है उसमें बहुत सारा व्यस्तता आ रही है उसमें। तो एक समय रहे जिसमें फैमिली टाइम रहे कि नो मोबाइल्स, एक आप सारे मोबाइल्स एक जगह पे रख दीजिएगा और बच्चे और जो फैमिली मेम्बर से इकट्ठा बात करें। स्कूलों में भी ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो इससे क्या है कि अपनापन, जो इमोशनल डेवलपमेंट की किताब में हमने जो बताया बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कीजिएगा, क्रिएटिविटी के बारे में बात कीजिएगा कि आने वाली जनरेशन जो है बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग वर्ल्ड कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको कि इसके आगे जाके जैसे आपके स्कूलों में नर्सरी गार्डन्स है, कला उत्सव की चीज़ें हो रही है, तो उसमें अगर नहीं पार्टिसिपेट करें कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा एज ए श्रोता, एज ए ऑडियंस, एज ए द सपोर्टर ऑफ दिस स्टूडेंट्स, और इनको अप्रिशिएट कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एंड टीचर्स, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में, भारत निर्माण का बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, आपकी वजह से भारत जो डेवलपमेंट हुई है आपकी वजह से हुई है। तो मैं और रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आगे बढ़ के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलग अलग जो उसके पहलू है उस पर काम करें एंड ज़रूर इनोवेशन लेके आएगा और मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। मेंटल हेल्थ इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। और बच्चा कहीं पे भी थोड़ा सा नर्वस लगे उस पर ध्यान दीजिएगा। जो लास्ट बच्चा बैठता है, पीछे बैठता है, बच्चा हो बच्चियाँ हो, उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। एक्चुअली इसमें हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और विनय जी को भी मैं चाहूँगा कि अगली बार चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स के बच्चों के बारे में कैसे हैंडल करना है, उनको उनके पेरेंट्स की जो मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो उनको जो दिक्कतें आती है, सोसाइटी का उनका जो सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं होता है, उसके बारे में भी हम अगले बार बातचीत कर सकते हैं।
तो मेरी आप सब बच्चों को, टीचर्स को, स्कूल के जो जितने भी मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं उनको सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आपने इतनी अच्छी बातें कही कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षकों को और ख़ास रूप कर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बड़ी मदद मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि अगली बार हम अलग अलग श्रोताओं के साथ साथ हम नए नए एक्सपर्ट्स को, नए नए फील्ड के एक्सपर्ट्स को जोड़ करके इस चर्चा को, इस परिचर्चा को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करेंगे। आपने समय निकाला और आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। ख़ास तौर पर हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे साथ रहे, एडिशनल सेक्रेटरी सर श्री आनंद राव पाटिल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इसके साथ साथ आपने इतनी सारी बातें हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई कि सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे पहल हैं जो आप सभी के लिए हैं, चाहे वो शिक्षक हों या फिर हमारे बच्चे हों, छात्र हों, उन सभी के लिए हैं। उन सभी की प्रतिभा को निखारने के लिए है, व्यक्तित्व को निखारने के लिए आप ज़रूर उन सभी में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर विनोद सर, हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और ज्योत्सना मैम आपको भी धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी के बहुमूल्य समय के लिए। साथ ही हम यहाँ पर जितेंद्र सर और अनिता मैम और गीतांजलि मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपके बहुमूल्य समय और आपकी बातों के लिए। और यहाँ पर अपने सभी देखने वालों को हम ये कहेंगे कि हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें PME विद्या चैनल्स पर और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति। नमस्कार।